हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव। और इस वीडियो में गाइज 22 जून का जो एडिटोरियल है द हिंदू का, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का गाइज जो पहला एडिटोरियल है उसका टाइटल है हम लोग का जो पहला एडिटोरियल है उसका टाइटल है अ विश लिस्ट फॉर रिफॉर्म इन इंडिया हायर जुडिशरीज। ठीक है, एक मिनट। हम लोग का जो पहला एडिटोरियल है उसका टाइटल है अ विश लिस्ट फॉर रिफॉर्म इन इंडियन हायर जुडिशरी। ठीक है, ये जो इंडियन जुडिशरी है उसके बारे में बात करता है ये एडिटोरियल, और जो जुडिशरी में जो रिफॉर्म है उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा है इसमें। तो गाइस सबसे पहले ये कहते हैं दे आर मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू द रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस ऑन विच चेंज इन द सिस्टम रेस्ट। ये जो रिटायरमेंट एज है जजेस की, उसमें थोड़ा चेंज करने की बात करते हैं, और उसमें कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें हम लोग को बदलाव करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये कहते हैं जो र्यूमर्स है रेसिना हिल्स और तिलक मार्ग, ये रेसिना हिल्स आपको पता होगा जहाँ सारे बड़े ऑफिस जो हैं इंडिया के टॉप के ऑफिस वो वहाँ पर है। पीएम यहाँ बैठते हैं, प्राइम प्रेसिडेंट का भी ऑफिस यहीं पर है। और तिलक मार्ग भी तिलक मार्ग भी उसी एरिया को कहते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे रेसिना हिल्स और तिलक मार्ग से ये जो है उसकी बात कर रहे हैं। इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जो र्यूमर्स है टॉप ऑफिस में वो ये है कि जो रिटायरमेंट एज है ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज की, उसे बढ़ा के 67 ईयर्स करने की बात हो रही है। अभी आपको पता होगा जो रिटायरमेंट एज होती है जजेस की, वो 65 ईयर्स की होती है। ठीक है, तो इसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जो यू ललित जो जज हैं, ये उनके टाइम पे पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि जो अगस्त 27 2022 में जो ये जज हैं यू ललित, ये बनते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते, उसके बाद इन 2 महीने बाद ये रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, 2 महीने बाद ये रिटायर हो जाते हैं, इनका 65 ईयर्स वाला टर्म पूरा हो जाता। लेकिन अब क्या होगा इसकी वजह से, अब ये नवंबर 2024 में रिटायर होंगे और 2 साल के लिए सीजीआई बने रहेंगे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने रहेंगे। ठीक है, इसके बाद जो इसका असर है वो पड़ेगा इनके जो सक्सेसर है उन पे भी, जैसे जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो इनके रिटायरमेंट के बाद यानी अक्टूबर में ये रिटायर होने वाले थे यू ललित। इनके रिटायरमेंट के बाद इनका चांसेस था DY चंद्रचूड़ जो है, इनका चांसेस था बनने का सीजीआई। लेकिन अब क्या होगा कि ये बनेंगे नवंबर 2024 के बाद। ठीक है, तो इनका भी डिले हो गया। फिर ये कहते हैं कि क्वाइंट मूवमेंट कोर्ट वॉचर्स, ये कोर्ट वॉचर्स के लिए, और जो लोकसभा इलेक्शन मई 2024 में हो रहा है, तो हर तरह से ये कहते हैं एक इम्पॉर्टेंट वो है। ये कहते हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुद्दा है इस समय, ये जो एज है वो। ठीक है, फिर ये कहते हैं गाइज कि जो फिर ये कहते हैं कि गाइज दे फिर ये कहते हैं कि दे आर मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू दी रिटायरमेंट एज ऑफ द जज एक्सपेक्ट दिस। ये जो रिटायरमेंट का एज है उसको छोड़ दें हम लोग, तो और भी जो इनकी रिटायरमेंट एज के हिसाब से इनकी एज होती है जज की, उसके साथ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, ये कहते हैं कि सिर्फ बाइनिलियन इंक्रीज से काम नहीं होगा। ये सही टाइम है डू अवे विद द डिस्पैरिटी बिटवीन रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज। हाई कोर्ट में आपको पता होगा 62 ईयर्स का होता है रिटायरमेंट एज, और सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है 65 ईयर्स का। तो ये कहते हैं कि इसकी वजह से होता क्या है कि जो इसकी वजह से होता क्या है गाइज, जो रिटायर होने वाला होता है हाई कोर्ट का जज, वो उसको पूरी कोशिश करता है कि किसी भी तरह से मैं सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊं, जिससे मेरी 3 साल की जो जॉब है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो ये कहते हैं अगर जो हम लोग इसको वो कर दे, बराबर कर दे दोनों के लिए, SC और HC में, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो रिटायरमेंट एज है इसको बराबर कर दे, तो इससे क्या होगा कि वो जो भागना चाहते हैं एंड के ईयर्स में सुप्रीम कोर्ट में, वो ख़त्म हो जाएगा। जो जो जज रिटायर होने वाले होते हैं, वो जब भागना की कोशिश करते हैं टॉप कोर्ट में, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और उसकी वजह से फिर क्या होगा कि जो एक्सपीरियंस जज होंगे उनकी सर्विस मिलेगी हाई कोर्ट को भी, जहां इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ये कहते हैं कि जो कोर्ट एक्सरसाइज विद पावर इन्फ्लुएंस रेदर देन बीइंग जूनियर जज ऑन द बेंच, देयर इज़ गुड वर्क फॉर डन विथ। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनना ज़्यादा प्रेफर करेंगे ये जज, और रेदर देन जूनियर जज ऑन सुप्रीम कोर्ट,
के उस पे। तो इससे क्या होगा कि हाई कोर्ट जो है उसकी वर्किंग पे असर पड़ेगा जहाँ इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, वी नीड गुड मेंस देयर। ठीक है, फिर ये कहते हैं गाइस कि जो, अरे यार एक मिनट, फिर ये कहते हैं कि बट लेट अस नाउ नॉट स्टॉप देयर, इंस्टेड ऑफ मूव कंसिडर हैपन सुप्रीम कोर्ट आफ्टर देयर टेनिस। फिर क्या कहते हैं गाइस कि जो हम लोग को देखने में क्या मिला है कि जो ये होते हैं जज, ये ज़्यादातर क्या करते हैं, रिटायरमेंट के बाद आर्बिट्रेटर बन जाते हैं। ठीक है, और ये ऐसा देखा गया है कि जो ये आर्बिट्रेटर बन के 1 साल में जितना कमाते हैं वो इनका ज़्यादा होता है देन जो इनका सालों की कमाई होती है। ठीक है, जो जज बन के ये पूरी टेन्योर में कमाते हैं, पूरे नौकरी में कमाते हैं, उतना ये सिर्फ 1 साल में कमा लेते हैं आर्बिट्रेटर बन के। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो जो ज़्यादातर जो जज होते हैं इसलिए इनका फोकस होता है आर्बिट्रेशन में। ठीक है, और जो हाई फीस वसूलते हैं वहाँ से, और सम से दे आर मोर मनी इन अ ईयर ऑफ आर्बिट्रेशन देन इंटायर जुडिशियल कैरियर। जो पूरा जुडिशियल कैरियर होता है उससे ज़्यादा पैसा ये 1 साल में बना देते हैं आर्बिट्रेटर बन के, तो काफ़ी कमाई होती है। फिर कुछ जज जो होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद पब्लिक सर्विस में भी देते हैं टाइम, पब्लिक सर्विस में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि बहुत माइनॉरिटी ऐसी पॉपुलेशन है जो पब्लिक सर्विस की ओर जाती है। ठीक है, फिर ये कहते हैं वर्थ वाइल टू रिफॉर्म कैडर फॉर पब्लिक सर्विस। ये कहते हैं कि जो पब्लिक सर्विस का कैडर है उसमें इनको रिटायरमेंट के बाद भी एंट्री देना चाहिए। अभी आपको पता होगा कि बहुत सी ऐसी सर्विस है जिसमें जो जज होता है उसको एक बार रिटायर हो जाए तो उसमें उसको साफ मना है कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसको नहीं मिलना, जो कोई भी रिटायर्ड जज इस सर्विस का उसको होल्ड नहीं करना चाहिए। तो इनको कह रहे हैं कि ये ऐसे जो दरवाजे हैं उनको ओपन करना चाहिए फॉर सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई भी जज जो है उनको पब्लिक सर्विस के जो दरवाजे हैं उनके लिए ओपन करना चाहिए। ठीक है, जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर ये कहते हैं सच जज शुड रिसीव द फुल पे और फैसिलिटी को वो करना चाहिए। और जो आर्बिट्रेशन है, ये कहते हैं जो आर्बिट्रेशन है उनको उसको बैन कर देना चाहिए, आर्बिट्रेटर बनने से जो जज हैं उनको बैन कर देना चाहिए। और ये एक एडवाइस देते हैं कि मान लो कोई आर्बिट्रेटर बनना चाहता है तो उससे पहले ही पूछ लेना चाहिए, और आर्बिट्रेटर बनने से पहले वो सॉरी जब वो जज होता है तभी पूछ लेना चाहिए। अगर वो आर्बिट्रेटर बनने को कहता है कि मैं आर्बिट्रेटर बनना चाहता हूँ, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको जो टॉप जज है जो कॉलेजियम होता है उसका मेंबर उसको नहीं बनना चाहिए, कॉलेजियम में प्रमोट नहीं करना चाहिए, या फिर टॉप जज के उस पर नहीं बढ़ने देना चाहिए उसको। ठीक है, it should further be provided that if any a judge is unwilling to be the part of cadre, instead wishes to pursue arbitration post retirement, the senior position of Supreme Court such as membership of collegium not be available for them। तो ये वही कहते हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम है या फिर सीनियर पोस्ट की बात करें सुप्रीम कोर्ट में, वो इस ऐसे जज को नहीं अलाउ करना चाहिए जो जो आर्बिट्रेटर बनना चाहता है रिटायरमेंट के बाद। ठीक है, तो इस जज को ऐसे जो है नहीं अलाउ करना चाहिए। फिर कहते हैं वी शुड हैव कल्चर ऑफ पब्लिक सर्विस फॉर सीनियर जज एंड दोज हु डिड नॉट फिट इट इट सच शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द रैंक। वही कहते हैं ये कि जो पब्लिक सर्विस है उसका उसमें अलाउ करना चाहिए जजेस को, और जो ये नहीं इस सर्विस में अलाउ आना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद बल्कि आर्बिट्रेटर बनना चाहते हैं उनको जो है वो नहीं अलाउ करना चाहिए। टॉप रैंक में जो सुप्रीम कोर्ट के नहीं अलाउ करना चाहिए, टॉप पोस्ट में सॉरी सुप्रीम कोर्ट के नहीं अलाउ करना चाहिए, उनको जो कॉलेजियम है वहाँ तक नहीं आने देना चाहिए। फिर इसके बाद ये कहते गए कि जो इक्वलिटी है जो सॉरी जो अगला जो ये इसका सब टॉपिक, अगला जो इसका हेडिंग है इसी आर्टिकल में वो है सर्व इक्वली। ये कहते हैं कि जनरली ये मान लिया जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज है वही बनेगा सीजीआई। ठीक है, बट ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कुछ मैंडेट नहीं किया। आर्टिकल 124 को ये कहते हैं कि वो सिर्फ ये इतना कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेगा जज टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, दिस इंक्लूड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस को भी वही अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, और जो बाकी जजेस हैं उनको भी अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट, बस इतना कहता है। फिर सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन बस इतना ही कहता है। ठीक है,
फिर ये कहता है कि जो ईच ऑफ द जज शाल होल्ड ऑफिस अंटिल 65 ईयर्स ऑफ एज। 65 ईयर्स तक जब तक वो अटेंड ना कर ले तब तक वो ऑफिस में रह सकता है। 65 के बाद उसको रिटायर एज है उसका, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाएगा उसका, ठीक है। द रिक्वायरमेंट ऑफ अपॉइंटिंग सीनियर मोस्ट जज ऑफ सीजीआई इज स्लाइट हैंड डिवाइस्ड द सेकेंड जज केस की यहाँ बात करते हैं। सेकेंड है जज केस, आपको पता होगा कि जो सेकेंड जज केस था उसमें जो कोर्ट का वो था कि कोर्ट का मानना था कि जो ये है जो प्रेसिडेंट की पावर है अपॉइंट करने की जजेस की, वो मस्ट बी कॉन्सोनेंस होना चाहिए विथ सीजीआई, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है वो सीजीआई की सलाह के बाद ही ये अपॉइंट करेगा जजेस, और जो सलाह है ये मैंडेटरी होगी प्रेसिडेंट पे, ठीक है। तो सेकंड जज केस के बाद जो ये पावर है पूरी तरह से प्रेसिडेंट से लेके प्रेसिडेंट को पावर जो है पूरी तरह से कोर्ट ने ले ली प्रेसिडेंट से, ठीक है। ब्लेटेंट अटेम्प्ट टू रीराइट अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने का अटेम्प्ट था ये, ठीक है। इट हैज़ अ नो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी। फिर ये कहते हैं कि जो पब्लिक पर्पस है वो बेटर सर्व करेगा कब, जब सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग हिज इंटायर टेन्योर आर नॉट स्वेड बाय देयर एक्सपेक्टेशन और एस्पिरेशन टू हायर ऑफिस ऑफ सीजीआई। ये कहते हैं कि जो पब्लिक पर्सन पे पब्लिक पर्पस है उसका हम लोग को लार्जली बेनिफिट तब मिलेगा जब ये जो जजेस हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ये इनके वो एम्बिशन ख़त्म हो जाए, या वो एक्सपेक्टेशन वो एस्पिरेशन ख़त्म हो जाए कि हमें हायर ऑफिस ऑफ सीजी में एंटर लेना है, ठीक है। एंड डू नॉट ऑन दैट अकाउंट कैलिब्रेट देयर व्यूज़ ऑन पॉज बिफोर जजमेंट। तो अगर ऐसा ख़त्म हो जाएगा तो इनका जो ये इन्फ्लुएंस में आके जजमेंट देते हैं कि हमको बदले में वो मिलेगा, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि ह्यूमन फ्रेलिटीज़ जज जो है वो भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, उनमें भी लालच होता है। देयर आर सफिशिएंट एग्जांपल कि जब वो होली ग्रेल्स यानी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ टेम्पर गया है और रिफ्यूजिंग टू हियर कंटेंशियस केसेस जो एग्जीक्यूटिव के खिलाफ और रेड लाइट प्रमोट करे। तो कई बार ऐसा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने में भी जो है गलत डिसीजन हुए हैं, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि इसने अपने आप को दूर कर लिया है ऐसे केसेस से जिसमें जो एग्जीक्यूटिव है, यानी एग्जीक्यूटिव कौन कौन होते हैं, जो पीएम हो गए या फिर जो सीओएम हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया, ठीक है, कैबिनेट हो गया, ये सब जो हो गए इनके खिलाफ वो रेड लाइट जिसमें हो या ऑरेंज लाइट जिसमें हो, ऐसे केस को इसने अवॉइड किया है, ठीक है, उनके फेवर देने के लिए। Indeed, there are good reason why any one particular person should have vested interest in top job, and we are better served by eliminating such expectation. Let all serve equally under the कॉन्स्टिट्यूशन थ्रोन एंड इंटायर लेंथ ऑफ टेन्योर। तो ये वही कहते हैं कि अगर हम लोग जो जजेस हैं उनके अंदर ये लालच ख़त्म हो जाएगा, तब उससे हम लोग को क्या होगा कि बेटर पब्लिक सर्व जो है बेनिफिट तभी मिलेगा। तो हु देन शाल बी प्राइमस इंटर पेयर्स, तो कौन होना चाहिए फर्स्ट अमंग इक्वल्स, ठीक है। फॉर द कोर्ट नीड्स अ लीडर, कोर्ट को लीडर चाहिए, ये मानते हैं इस बात को। फिर कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर फिर से हम लोग जाके देखें तो कैच पुल है कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन होना चाहिए, तो उसमें तीन वो दिया गया है, तीन रिक्वायरमेंट दिया गया है, तीन में से एक कोई है वो मैच करना चाहिए। पहले तो ये कहता है कि जज जो है जो हाई कोर्ट का जज है वो बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज। दूसरा सीनियर एडवोकेट हो वो बन सकता है। तीसरा जो डिस्टिंक्ट ज्यूरिस्ट हो वो बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज। तो ये कहते हैं कि, और चलो हम लोग ये मान लेते हैं कि हमें ये बात बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो है जो प्यूरेस्ट जो इन्फ्लुएंस है उस पर नहीं होना चाहिए कोर्ट पे, उन लोगों को फ्रीली डिसीजन लेना चाहिए। लेट अस से व्हेन अ सर्विंग सीजीआई रिटायर, उसके बाद क्या होना चाहिए, जो सक्सेसर शुड बी रेप्यूटेड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अगर हम लोग अभी जो सिस्टम है कि जो जज होगा एक मिनट, जो जज होगा हाई कोर्ट का, जो जज होगा सीनियर मोस्ट जज जो होगा सुप्रीम कोर्ट का वही सीजीआई बनेगा। अगर इसको हटा दें और हम लोग ऐसा कर दें कि जो हाई कोर्ट का सीजीआई होगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो होगा हाई कोर्ट का वो बनेगा सीजीआई आफ्टर जो सिटिंग सीजीआई रिटायर कर दे, तो इससे क्या होगा, एक तो जो
कंपटीशन है कि रिटायरमेंट से पहले हमको भाग जाना है सुप्रीम कोर्ट जजेस के अंदर, ताकि जो हमारी जॉब है वो 3 साल की बढ़ जाए, वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, वो क्यों ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो हम लोग ने बात किया ना कि एज जो है बराबर कर देंगे, मान लीजिए 65 कर दे रहे हैं, तो जॉब के जो ईयर्स है वो तो बढ़ेंगे नहीं, तो बराबर हो गया। ठीक है। अगर और दूसरा, अगर ऐसा कर दे कि जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो उनको बना दिया जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सिटिंग चीफ है, तो उससे क्या होगा, उनको बना दिया जाए ये देखते हुए कि वो वर्थी ऑफ बोथ जुडिशियल सर्विस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप हो। एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप जिसके अंदर हो उनको बनाना चाहिए। अभी का जो सिस्टम है, वो कहते हैं कि अभी का जो सिस्टम है इसको छोड़ के हम लोग को नया सिस्टम अपनाना चाहिए, जिसमें जो चीफ जस्टिस नया जो सीजीआई बने बने जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रह चुका हो, प्लस जिसमें हम लोग को एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी हो, जिसमें और कौन सी क्वालिटी हो, जुडिशियल क्वालिटी तो हो ही हो, तो ये दो क्वालिटी जिसमें हो, और प्लस उसने अपने आप को प्रूव किया हुआ हो, तो उसको बनाना चाहिए चीफ जस्टिस। ठीक है, रेदर देन अभी वाला जो सिस्टम है। फिर ये दो मेंशन देते हैं, एमसी चागला प्लस पीवी राजा मनार, टू ऑफ द मोस्ट एमिनेंट जज रिटायर्ड चीफ एज अ चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट एंड मद्रास हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द अपॉइंटी शुड बी क्लियर। फिर ये कह रहे हैं जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए हाई कोर्ट से वहाँ के लिए, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के लिए, वो 3 साल के लिए होना चाहिए। ठीक है, नॉट द ट्रंकेटेड वीक्स एंड मंथ्स दैट सम सीजीआई नाउ गेट। अभी जो कुछ वीक्स दे दिए जाते हैं एक्स्ट्रा, प्लस कुछ मंथ्स रिटायर वो होने के बाद भी, टाइम ख़त्म होने के बाद भी उनको सिटिंग के लिए दे दिए जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर ये कहते हैं बट जो ये होना चाहिए इसको प्राइमस सुपर पेयर्स की तरह नहीं वो करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैनी सी जी आई आर नाउ डेज डूइंग। ठीक है, जो नए ये सी जी आई होना चाहिए, जो ये वाले सी जी आई बनेंगे, इनको फिर भी जो ये वाला मेंटिलिटी है प्राइमस सुपर पेयर्स, इस पे नहीं काम करना चाहिए। द कॉलिंग द शॉट एंड हैविंग देयर अनफेटेड वे। तो ये जो है ना, ये प्राइमस सुपर पेयर्स अभी भी इनको तो नहीं बात करना चाहिए, बल्कि इनको कॉलेजियम के साथ मिलके एज अ मोर कोलेबरेटिव वे में काम करना चाहिए। ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट, फिर ये कहते हैं, एक मिनट, स्पेशली द रिगार्ड ऑफ रोस्टर, स्पेशली जो अलॉटमेंट ऑफ केस है उस केस में, जो सेंसिटिव केस है उसमें भी, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस, जो सेंसिटिव मैटर्स हैं उसमें खासकर से इनको इक्वल्स की तरह एक्ट करना चाहिए, रेदर देन प्राइमस सुपर पेयर्स। ठीक है। Such a combination of CGI so chosen working with senior ranking colleagues will make collegiate functionality both natural course and imperative necessity। ठीक है, बहुत नेचुरल और इम्पेरेटिव नेसेसिटी इस समय बन चुका है ये। ठीक है। फिर ये कहते हैं कैसे, अगर आप हम लोग को लगता है कि ये जो नया सिस्टम जो ये बता रहे हैं ये पूरी तरह से आउटर स्पेस से आया हुआ है, या फिर बहुत ज़्यादा आइडियल है, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है इसको रियलिटी में करना, तो ये कहते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट में जो है, हम लोग देखते हैं कि केवल 5 ऑफ द 17 चीफ जस्टिस जो है अब तक सर्व कर चुके हैं। ठीक है, वो केवल एसोसिएट जूरिस्ट है, जो रेस्ट है वो फ्रेश आते हैं कोर्ट में। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जो ये वाला सिस्टम था कि जो सुप्रीम कोर्ट, जब सीजीआई रिटायर होगा तो सुप्रीम कोर्ट का जो टॉप का जज होगा वो प्रमोट होकर सीजीआई बन जाएगा, तो ये वाला जो सिस्टम है वो यूएस में नहीं है। तो अगर हम ये भी हटाने को कहते हैं, और कहते हैं कि जो अगर ऐसा लग रहा है कि इसको हटाना, एक कोई नया सिस्टम लाना, या बहुत ज़्यादा आइडिया जो ये है आउटर स्पेस से आया है, तो यूएसए का ये एग्जांपल देते हैं, केवल 5 जो है 17 सीजीआई में से केवल 5 ऐसे हुए हैं कि जो एसोसिएट जूरिस्ट हैं, बाकी सब जो है फ्रेश आए हैं कोर्ट में। ठीक है, तो ये था गाइज पूरा ये वाला एडिटोरियल। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला जो हम लोग का एडिटोरियल है गाइज, वो रिलेटेड है एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ये एआई जो इथिक्स है उसकी बात करती हैं। ठीक है, इस एडिटोरियल को लिखा है किसने, गैब्रिएला रामोस और रितुआ कोकू रोंदे। ठीक है, इन दो लोगों ने इस एडिटोरियल को लिखा है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस एडिटोरियल में। सबसे पहले तो ये गाइस कहती हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमारी लाइफ में हम लोग जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, फ्रॉम मैनेज एग्रीकल्चर हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, वेदर पैटर्न, इन सब में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका रोल है। ठीक है,
जो एआई एल्गोरिदम है वो बनाया गया है पार्शली क्रेडिट फॉर द रैपिडिटी विथ जो कोविड 19 का केस था, कोविड 19 की सिचुएशन थी, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी मदद से जो वैक्सीन है इतनी जल्दी बनाई गई। जो डाटाज होते थे, जो इतने कॉम्प्लेक्स डाटा थे, उसको किसी भी तरह से जो मैनेज करना था, वो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है। और विदाउट उसके विदाउट एआई के अगर हम लोग इमेजिन करें ये बनाना, अरे यार कहाँ गया, विदाउट एआई के हम लोग अगर इमेजिन करें इतनी जल्दी वैक्सीन बना पाना, तो ये इम्पॉसिबल होता। ठीक है। फिर ये कहते हैं कि गाइज ऐसा नहीं है कि जो एआई है वो उसका केवल फ़ायदा ही फ़ायदा है, उसके काफ़ी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी है। ठीक है। और जो डाटा यूज़ किया जाता है एआई को, एआई के इस्तेमाल के लिए, वो बहुत ज़्यादा कहती हैं अपनी जो डाइवर्सिटी है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है और बायस्ड है। ठीक है। ये कैसे बायस्ड है, ये कहती हैं कि जो इंडिया और चाइना है वो 30% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, वो 33% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है, यानी 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन उसके अंदर है। ठीक है। लेकिन जो गूगल ब्रेन एस्टिमेटेड दे आर जस्ट 3% ऑफ इमेजेस यूज्ड इन इमेजनेट। तो इमेजनेट जो है गूगल का, इमेजनेट जो है, सॉरी नॉट गूगल का, तो इमेजनेट जो है गाइज ये कहते हैं कि केवल उसमें लेकिन 3% ऑफ इनकी जो है डाटा यूज़ किया गया है। ठीक है। सिमिलरली ये कहती हैं कि प्रॉब्लम्स है किसके साथ, जो रिकॉग्निशन, फेशियल रिकॉग्निशन होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग फ़ोन्स में, बैंक्स में और अपार्टमेंट्स में आजकल हर जगह लगभग देख रहे हैं, यहाँ तक कि लॉ इन्फॉर्मेंट अथॉरिटीज़ जो हैं वो भी उसको यूज़ कर रही हैं। तो इसमें प्रॉब्लम देखने को मिली है, जो वुमेंस और डार्कर स्किन पीपल होते हैं इनको कभी कभार इनको रिकॉग्निशन अच्छे, इनका रिकॉग्निशन उससे नहीं हो पाता अच्छे से, और कभी कभार गलत रिकॉग्निशन होता है जिसकी वजह से ये कभी कभार फॉल्स अरेस्ट भी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है। आइडेंटिफाइंग वुमेंस एंड डार्क स्किन पीपल। फिर ये कहती है कि जो हम लोग डाटा की बात करें तो एरर रेट 1% है किसमें, लाइट स्किन मैन में, 19% डार्क स्किन मैन में और 35% डार्क स्किन वुमेन में। ठीक है। तो ये कहती है कोई सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग वो देखें तो केवल 1/10, एक मिनट, केवल 1/10 जो डेवलपर्स हैं, 1/10 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं, वन जो है वो वुमेन्स है। ठीक है। तो वुमेन्स जो है वो डेवलपर नहीं है, इसलिए ये कहती हैं कि जो उनके हिसाब से जो डाटा का यूज़ होता है, या फिर उनको जितनी इंपॉर्टेंस वुमेन्स को देनी चाहिए या फिर वुमेन्स से रिलेटेड डाटा को देनी चाहिए, वो नहीं दिया जाता। ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि इसका बहुत बड़ा रोल है कि हमारे पास बहुत कम जो है रेशियो है वुमेन सॉफ्टवेयर डेवलपर का। ठीक है। ये कहती हैं ये दिस इश्यूज आर पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया, खासकर से जब इंडिया में इतना ज़्यादा बड़ा मार्केट हो, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट है इंडिया इसका, एआई का। ठीक है। 7.8 बिलियन ये कहती हैं इन 2021 टोटल डाटा बताती हैं इनका, इसके मार्केट का। ठीक है। नेशनल स्ट्रेटजी ऑफ एआई रिलीज्ड बाय नीति आयोग इन 2018 हाईलाइट द मैसिव पोटेंशियल ऑफ एआई इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स सोशल चैलेंजेस। जो ये वाला है स्ट्रेटजी जो है नीति आयोग की, इससे ने हाईलाइट किया था कि कितना इम्पोर्टेंट है एआई का हम लोग को, जो हमारी जो डिफरेंट चैलेंजेस हैं उसको सॉल्व करने में हम लोग कितना यूज़ ले सकते हैं एआई का। जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड चैलेंज हो गई, हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड हो गई, और बाकी भी जो है चैलेंजेस हो गए, इसको सॉल्व किया जा सकता है एआई से। ठीक है। तो इंश्योर दैट फुल पोटेंशियल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज राइट इंसेंटिव ऑफ इथिकल एआई गवर्नेंस नीड टू बी स्टेब्लिश। तो ये कहती है कि ये जो अचीवमेंट है ये फुल्ली हम लोग जो है फुल्ली जो है वो हम लोग ले सके, इसके लिए क्या ज़रूरत है, राइट इंसेंटिव देना ज़रूरत है, राइट इंसेंटिव फॉर इथिकल एआई गवर्नेंस, फॉर इथिकल एआई गवर्नेंस के लिए राइट इंसेंटिव देना ज़रूरत है। ठीक है। इन नेशनल एंड सब नेशनल पॉलिसीज। फिर कहती है कि हैज़ मेड ग्रेटर स्ट्राइड इन डेवलपमेंट ऑफ एंड इथिकल गवर्नेंस स्टार्टिंग विथ नीति आयोग का जो एआई फॉर ऑल कैंपेन था वो हो गया, चाहे फिर एक मिनट, चाहे फिर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज हो गई डिफरेंट कॉर्पोरेट्स की। ठीक है। इन सब में अगर देखें तो इंडिया ने काफ़ी अच्छा अब तक रिस्पॉन्स किया है। ठीक है। ठीक है।
फिर ये कहते हैं हाउएवर अंटिल रिसेंटली देयर वाज कोई भी कॉमन ग्लोबल स्ट्रेटजी नहीं थी। लेकिन नवंबर में क्या हुआ है, लास्ट साल के नवंबर में 193 कंट्रीज एक साथ आती हैं और यूनेस्को के अंदर वो एक अग्रीमेंट साइन करती हैं, ठीक है। यूज्ड बाय, ये एग्रीमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट यूज़ करेंगी, टेक कंपनीज यूज़ करेंगी अपने, सॉरी ये रीच ए ग्राउंड मेकिंग एग्रीमेंट एट यूनेस्को ऑन, कैसे हम लोग को जो एआई है उसका यूज़ करना है, गवर्नमेंट और टेक कंपनीज के द्वारा वो उसको लेके एक एग्रीमेंट साइन करती हैं 193 कंपनीज, ठीक है। कब 193 कंपनीज उसको लेके एक एग्रीमेंट साइन करती हैं, कब साइन करती हैं, ये नवंबर 2021 में, ठीक है। जो ये एग्रीमेंट है, यूनेस्को रिकमेंडेशन ऑफ इथिक्स एंड इथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जो है 2 साल लग गए इनको पुट टुगेदर एंड इन्वॉल्व थाउजेंड ऑफ ऑनलाइन कंसल्टेशन हुआ इसके लिए, ये तैयार करने के लिए, ठीक है। इट एम्स टू फंडामेंटली शिफ्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन पीपल एंड बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट, ठीक है, डेवलपिंग एआई नीडेड, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि इफ बिजनेस मॉडल ऑफ, फिर कहते हैं कि अगर जो बिजनेस मॉडल है ऑफ हाउ दिस टेक्नोलॉजीज आर डेवलप्ड डज नॉट चेंज टू प्लेस ह्यूमंस इंटरेस्ट फर्स्ट, तो बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड पहले कभी नहीं एक्सपीरियंस किया गया था, ठीक है। एक्सेस टू रॉ मटेरियल दैट इज़ डाटा इज़ की, ठीक है। तो ये कहती है अगर जो बिजनेसेस हैं वो नहीं इस चीज वो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे और जो ह्यूमन इंटरेस्ट है इसको फर्स्ट में नहीं रखेंगे, तो क्या होगा कि काफ़ी इनइक्वालिटीज़ क्रिएट होंगी, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ विल ग्रो ऐसे मैग्नीट्यूड पे जो पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया गया इन हिस्ट्री में, ठीक है। एक्सेस टू द रॉ मटेरियल दैट इज़ डाटा इसकी, ठीक है, क्योंकि जो डाटा है वो इस समय की है और उसका जो रॉ मटेरियल है वो एज अ रॉ मटेरियल है और वो एज अ की है, अगर हम एआई बेस्ड चीज़ की बात करें, ठीक है। तो अगर जो बिजनेस मॉडल्स है इनको है पूरा रिफ्लेक्ट करना चाहिए, जो सॉरी जो कि ये ह्यूमन इंटरेस्ट है इसको प्रायोरिटी देती हैं, ठीक है। फिर ये कहती है कि कंट्रीज विच आर मेंबर्स ऑफ यूनेस्को हैव एग्रीड टू इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशन इनेक्टिंग एक्शन टू रेगुलेट द एआई सिस्टम लाइफ सर्कल रेंजिंग फ्रॉम रिसर्च डिज़ाइन डेवलपमेंट और टू डिप्लॉयमेंट एंड यूज़। ये कंट्रीज़ जो है ये इन सब पे एग्री करती हैं कि हम ये ऐसे स्टेप्स लेंगे अपने कंट्री में और इसको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। दिस मीन्स दे मस्ट यूज़ अफर्मेटिव एक्शन टू मेक श्योर वुमेन्स एंड माइनॉरिटीज़ ग्रुप्स आर फेयरली रिप्रेजेंटेड ऑन एआई डिज़ाइन टीम। इसका मतलब उनको जो एआई डिज़ाइन टीम है जो एआई पे काम कर रही है डिफरेंट कंट्रीज़ में, उनमें उनको चाहिए कि प्रमोट करे वुमेन्स और माइनॉरिटीज़ भी उसमें वो काम करे, मतलब वुमेन डेवलपर्स और वुमेन क्या कहेंगे टेक जो है उनको भी प्रमोट करना चाहिए और वो भी काम करे, ठीक है। तो इसमें वही बोला गया है, ठीक है। ये कहती है उनको बजट से सपोर्ट करे या फिर डेडिकेटेड फंड से सपोर्ट करे या फिर इस तरह से सपोर्ट करे कोटा सिस्टम ले आके, तो किसी भी तरह से इनको प्रमोट करना चाहिए, वुमेन्स और माइनॉरिटीज़ जो है डेवलपर वो भी काम करे इसमें, ठीक है। द रिकमेंडेशन ऑल्सो अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ डाटा प्राइवेसी एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ डाटा है, प्राइवेसी है और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, ये भी सब इसमें बताता है, ठीक है। ये इट इस्टेब्लिश द नीड टू कीप कंट्रोल ओवर द डाटा इन द हैंड ऑफ यूज़र। जो यूज़र है उसके पास जिसका डाटा है उसके पास पूरा कंट्रोल होना चाहिए उसके डाटा का, ये वाला सॉरी कंट्रोल लिखना था मैंने कॉल लिख दिया, जो यूज़र है उसके पास पूरा कंट्रोल होना चाहिए उसके डाटा का, ये चीज़ ये इस रिकमेंडेशन में अच्छे से समझा गया है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि इट आल्सो कॉल्ड ऑन मेंबर स्टेट टू इंश्योर दैट अप्रोप्रिएट सेफगार्ड जो है स्कीम्स में वो दिए जाने चाहिए, प्रोसेसिंग द सेंसिटिव डाटा एंड इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। एंड ग्रेवांस रिड्रेस मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। फिर ये क्या कहती हैं देखते हैं। फिर ये कहते हैं कि जो एडिशनली जब ब्रॉडर सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट सोशो कल्चर इम्पैक्ट है एआई का उसको भी समझना चाहिए, ठीक है।
उसको भी एड्रेस करना चाहिए। रिकमेंडेशन टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग इंस्टेंस दैट एआई सिस्टम शुड नॉट यूज्ड फॉर सोशल स्कोरिंग और मास सर्विलेंस। जो एआई सिस्टम का है उसको मास सर्विलेंस के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, इसका इस रिकमेंडेशन में साफ मना किया गया है। ठीक है, इसका इसमें मेंशन किया गया है। मास सर्विलेंस है उसका उसका वो नहीं करना चाहिए एआई का यूज़ करके, जिससे काफ़ी अनएथिकल काम किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर पर्टिकुलर अटेंशन पेड करना किया जाना चाहिए साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव इम्पैक्ट ऑफ इम्पैक्ट दैट दिस सिस्टम कैन हैव ऑन चिल्ड्रन एंड यंग्स पीपल। जो साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव इम्पैक्ट होगा इस सिस्टम का उस चिल्ड्रन और यंग पीपल पे, उसको हम लोग को स्टडी करना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करना चाहिए और उसको सुधार में काम करना चाहिए। ठीक है, एंड दैट मेंबर स्टेट शुड इन्वेस्ट इन प्रमोट नॉट ओनली डिजिटल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल बट सोशो इमोशनल स्किल। केवल जो मेंबर स्टेट है उनको इसके डिजिटल और सारे खाली टेक्नोलॉजी और स्किल्स के बारे में नहीं काम नहीं करना चाहिए, इसका जो सोशो इमोशनल एस्पेक्ट है उस पर भी काम करना चाहिए। ठीक है, एआई इथिक्स स्किल टू स्ट्रेंथन क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉम्पिटेंसी इन डिजिटल एरा। ठीक है, फिर ये कहती है कि दिस इज ऑल क्रिटिकल फॉर इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ एआई रिलेटेड टेक्नोलॉजी। अंडरपिनिंग अ स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ लॉ दैट अडेप्ट्स टू न्यू डिजिटल फ्रंटियर। ठीक है, इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज द प्रिंसिपल ऑफ रिकमेंडेशन आर ऑलरेडी बीइंग, बहुत से कंट्रीज हैं जिसमें एआई से रिलेटेड जो रिकमेंडेशन है ऑलरेडी दिए जा चुके हैं बाय देयर गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल देती हैं फिनलैंड का। ये कहती है कि जो 2017 में एआई स्ट्रेटेजी फिनलैंड लेके आई थी, वो यूरोप में पहली ऐसी कंट्री बन गई थी जो इस तरह की जो स्ट्रेटेजी है वो अपना चुकी है। ठीक है, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ गवर्नमेंट कैन इफेक्टिवली प्रमोट इथिकल यूज ऑफ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द डिज़ायर टू बी ऑन द कटिंग एज। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये जो इस तरह की जो स्ट्रेटेजी है उससे इंश्योर होगा कि कैसे जो हम लोग का पूरा बेनिफिट है एआई का वो हम लोग ले सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, जो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग जो इथिकल इश्यूज है और जो चैलेंजेस हैं, इससे कोई इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। सॉरी, इससे कोई एक कहते नहीं, इसको नॉन सीरियस डीलमेंट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग दोनों तरफ से जो इसका अनइथिकल है उसको भी कम कर सके और जो इसका मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सकता है वो भी लिया जा सके, इस तरह की स्ट्रेटजीज उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो जो फिनलैंड है वो लेके आई थी स्ट्रेटजीज, जो ये रिकमेंडेशन था, ये जो रिकमेंडेशन है यूनेस्को का, इससे बहुत हद तक सिमिलर था वो। ठीक है, यही इसमें लिखा है। ठीक है, ये कहती है जो नया एग्रीमेंट है ये ब्रॉड है एंड एम्बिशियस है। ठीक है, इट इज़ द रिकॉग्निशन दैट एआई रिलेटेड टेक्नोलॉजी कैन नॉट कंटिन्यू टू ऑपरेट विदाउट अ कॉमन रूल बुक। अगर हम लोग जो उसकी बात करें, जैसे एआई जो टेक्नोलॉजी है इसके लिए कोई रूल बुक नहीं है हम लोग के पास कि ऐसे रूल होना चाहिए, ये चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तो यह कहती हैं कि जो एआई टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है इसमें एक कॉमन रूल बुक होना चाहिए जो हर कंट्रीज माने। ठीक है, a coming month and years without a over the recommendation will serve a compass to guide government and companies to voluntarily develop and deploy AI technologies that conform the commonly agreed प्रिंसिपल इट इस्टेब्लिश। ठीक है, आगे आने वाले साल में इस रिकमेंडेशन से क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है वो इस जो प्रिंसिपल्स यूज़ हुए हैं इस रिकमेंडेशन में, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो डिज़ाइन करेगी, अपनी जो रूल्स हैं वो बनाएगी। ठीक है, तो ये कॉमन प्रिंसिपल इस रिकमेंडेशन ने इस्टेब्लिश किया है, ये कहती हैं। ठीक है, फिर कहती है कि सिमिलर ऐसा ही हुआ था यूनेस्को डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन जेनोम। ठीक है, जो जेनेटिक रिसर्च के लिए इसने क्या किया था, एक ऐसे ही कॉमन रूल बुक बनाया था। ठीक है, सेकंड ये कहती हैं, पहला तो ये हो गया कि कॉमन रूल बुक के बारे वो उसके लिए कह रहे हैं कि जो ये है फ्यूचर में सर्व करेगा गवर्नमेंट को, वो अपनी पॉलिसीज से इसके प्रिंसिपल यूज़ करके हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कहती हैं it is hoped that government will themselves use the recommendation as a framework to establish and update their legislation। तो ये कह रही हैं कि जो गवर्नमेंट खुद ये यूज़ करेगी, इसका लेजिस्लेशन बनाएगी। ठीक है, इसको यूज़ करके, इसके प्रिंसिपल यूज़ करके। तो पहले पॉइंट में क्या बोला इनने,
over the coming month of the recommendation will serve as the compass to guide government and companies to voluntarily develop and deploy AI technology that come. वही रिपीट हो रहा है इसमें भी, पहले भी यही कह रही है कि जो कॉमन जो प्रिंसिपल इस्टेब्लिश है उसको यूज़ करके ये टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे और वैसे जो है एक वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जो इस प्रिंसिपल्स के उसमें हो, क्या कहते हैं, कंफर्मिटी में हो। फिर ये कहती है कि जो सेकंड जो गवर्नमेंट है वो भी इसको यूज़ करके अपने लिए लॉज बनाएगी और ऐसे ही ताकि लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, पॉलिसी टू एम्बेड ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल इज इन इन्फोर्सिबल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। ठीक है, टू अकम्पनी कंट्रीज इन द रियलाइजेशन ऑफ फुल पोटेंशियल ऑफ एआई विद द एम ऑफ बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ऑफ कंट्रीज एंड ऑल द रिलेवेंट स्टेक होल्डर। यूनेस्को इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग टूल्स to help themselves assess their readiness in the implementation and क्या लिखा है ये, रिकमेंडेशन एंड आइडेंटिफाई मॉनिटर एंड एसेस बिटवीन बेनिफिट कंसर्न एंड रिस्क ऑफ द एआई सिस्टम। ठीक है, ये कहती है कि जो यूनेस्को जो का ये रिकमेंडेशन है और फ्यूचर में जो होंगे ऐसे ज़रूरी है ताकि जो वही मैक्सिमम बेनिफिट जो होता है वो लिया जा सके और जो प्रॉब्लम्स है जो कंसर्न्स है उसको कम किया जा सके, उसके लिए ये हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, कभी भी आप कोई एडिटोरियल या कोई बुक या कुछ भी आप पढ़े तो उसमें केवल 30% मैं कहूँ, 30% तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन 20% ही चीज़ जो होती है वो आपको याद करने वाली होती है, जो उसमें ज़रूरी होता है, जो आपके एक होता है ना एक आइडिया लेने के लिए, इतना ही आपको उसमें वो करना चाहिए। बाकी आप देखेंगे तो 80% चीज़ क्या होता है उसी के इर्द गिर्द घुमा फिरा के एक ही बात को रिपीट की गई होती है। ठीक है, तो ये वही लिखा है जो हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, विद दिस एग्रीमेंट वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ पुटिंग एआई टू वर्क वेयर इट कैन हैव मोस्ट इम्पैक्ट। हंगर, इन्वायरमेंट, इनइक्वालिटीज, पेंडेमिक्स are the optimistic of having built a momentum for real change। इसके बाद जो ये होगा, इस एग्रीमेंट के बाद जो एआई का यूज़ हम लोग ऐसी जगह कर पाएंगे जिसमें ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दे सके और जहाँ इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, इनइक्वालिटीज़, पेंडेमिक्स हो गया, इन्वायरमेंटल क्राइसिस और भी ये जो हंगर हो गया, ये सब इसमें हम लोग यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, तो गाइस जो हम लोग का अगला एडिटोरियल है वो रिलेटेड है एयरपोर्ट और एविएशन से सेक्टर से। ठीक है, एविएशन सेक्टर से रिलेटेड है हम लोग का जो अगला एडिटोरियल है। इसका जो टाइटल है वो क्या है, इट इज़ टाइम इंडिया प्लान्स हब एयरपोर्ट फ्लाइट पाथ। तो हब एयरपोर्ट क्या होता है गाइस, मान लीजिए ये कोई एक डेस्टिनेशन है, यहाँ से आपको बहुत दूर कोई फ़्लाइट है, यहाँ पर कोई सॉरी यहाँ से एक पॉइंट है। हब एयरपोर्ट क्या होता है गाइज, मान लीजिए आप यहाँ पर कोई आदमी है, उसको जाना है बहुत दूर इस डेस्टिनेशन पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा वो, इस डेस्टिनेशन पर जाने के लिए बहुत दूर है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा किलोमीटर में डिस्टेंस है। ठीक है, फिर कुछ आदमी होंगे जिसको थोड़ी सी दूर यहाँ पर जाना होगा इससे, तो इसके लिए भी जो ये वाला डिस्टेंस हो गया, ये तो दूर है लेकिन ये दोनों डिस्टेंस आपस में पास में है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए अब क्या होता है कि 2 फ्लाइट चलानी पड़ेगी, एक यहाँ से यहाँ जगह के लिए और एक यहाँ से यहाँ के लिए, और जबकि ये दोनों डिस्टेंस जो डेस्टिनेशन है, जहाँ फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो दोनों बहुत क्लोज में है। तो एक अगर बीच में एक जगह होती जहाँ से ये दोनों आदमी जाते अपने पॉइंट से, और फिर यहाँ से एक पॉइंट से ये दोनों आदमी जाते, एक मिनट, बीच में कोई ऐसा हब होता है कि ये एक पॉइंट से दोनों आदमी यहाँ पर जाते और फिर यहाँ से अपनी अपनी जगह पे डेस्टिनेशन पे चले जाते। तो इससे कितना आसान होता ना, एक ही फ़्लाइट से वहाँ से काम हो जाता। तो ऐसे हम लोग को ऐसे एयरपोर्ट को हम लोग कहते हैं हब एयरपोर्ट। ठीक है, हब एयरपोर्ट में क्या होता है कि जो सारी फ़्लाइट्स यहाँ पर आती हैं और यहाँ से जो ट्रैवलर्स होते हैं वो अपनी अपनी जगह पे जाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से क्या कहेंगे, कॉमन पॉइंट हो जाता है जो अलग अलग डिस्टेंस को, अलग अलग डेस्टिनेशन को, अलग अलग जो एरियाज़ को है कन्वर्ज करता है, उसको हम लोग हब एयरपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये उसी को कह रहे हैं कि इंडिया में अब हब एयरपोर्ट एक बनाना चाहिए जिसके कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्या फ़ायदे हो सकते हैं उसके। तो ये कहते हैं कि द कंट्री शुड मूव क्विकली एज अ फेवरेबल फैक्टर अपॉर्चुनिटी बैलेंस आउट द इम्पिडेंट्स। जो ये एयरपोर्ट बनाने के हैं उसके फेवरेबल फैक्टर ज़्यादा है और जो इसके चैलेंजेस हैं वो कम है, इसलिए जो कंट्रीज़ हैं उसको थिंक करना चाहिए अब हब एयरपोर्ट बनाने का। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग वन ऑफ द इंडियाज़
India's metro gateway airport into hub airport deserve consideration. क्यों? As aviation market puts the novel coronavirus pandemic behind its and passenger demand surge. जो कोरोना वायरस है उसका जो जितने भी उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी वो सब खत्म हो गए हैं। ठीक है, जो एविएशन सेक्टर की बात करें तो जो एविएशन में हम लोग को देखने को मिला है कि दोबारा से जो डिमांड है वो कोरोना की वजह से डाउन हो गई थी वो दोबारा से बढ़ने लगी। ठीक है, तो डिमांड सर्च कर रही है और एविएशन का जो मार्केट है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो इसलिए हम लोग को जो अब है इसमें इंडियाज़ मेट्रो गेटवे को हम लोग को कोशिश करनी चाहिए एक हब एयरपोर्ट में बदल दें। ठीक है, ये कहते हैं कि इंडिया जो है आज इंडिया जो है आज थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली टू यूएस चाइना। यूएस और चाइना के बाद इंडिया जो है वो थर्ड नंबर पे है डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन एयर ट्रेवल हैज़ हेल्प इंडस्ट्री रिकवर फास्टर देन एंटिसिपेटेड। जो मैंने वही बताया, जो कोरोना के वजह से जितनी प्रॉब्लम्स आई थी, जितना हम लोग इस सेक्टर ने मार झेली थी, उसकी वजह से जो सोचा जा रहा था तो उससे कम टाइम में ये रिकवर कर गया है दोबारा से हम लोग का जो एविएशन सिस्टम है। ठीक है, बिसाइड इन द व्यू ऑफ सर्ज ऑफ पैसेंजर डिमांड, इंडियाज एयरपोर्ट ऑपरेटर हैव प्लान्ड इन्वेस्टमेंट 90,000 करोड़ टू इनहेंस कैपेसिटी ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर। नेक्स्ट 4 ईयर में कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ₹90,000 का जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडियाज एयर ऑपरेटर ने प्लान किया है। ठीक है, टू बूट द कंडीशन आर जस्ट राइट फॉर बिल्डिंग हब एयरपोर्ट। ये एकदम सही कंडीशन है, सही एक तरह से कहेंगे टाइम है हब एयरपोर्ट बनाने का। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली हब एयरपोर्ट होता है क्या? हब एयरपोर्ट इज़ वन सर्व्ड बाय मल्टीट्यूड ऑफ एयरलाइंस कनेक्टिव सेवरल एयरपोर्ट्स थ्रू नॉन स्टॉप फ्लाइट्स। तो जो फ्लाइट्स होती है, देखो एक तो होता है नॉन स्टॉप फ्लाइट्स। मान लीजिए वो मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको, इस पॉइंट से बहुत दूर जाना है तो एक होता है नॉन स्टॉप फ्लाइट्स। अब ये पूरा आदमी जो है रात भर ट्रैवल करेगा, नहीं रात भर तो काफ़ी देर तक 10-12 घंटे की फ़्लाइट लेके वहाँ पहुँचेगा। ठीक है, दूसरा हो गया कि वो क्या कहते एक कन्वर्ज कर, मतलब दूसरा हो गया, कैसे कहेंगे यार इसको, कि मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पर आके ये ट्रांजिट कह लीजिए, ट्रांजिट है, यहाँ पर आएगा फिर यहाँ से जाएगा। तो इस तरह के जो एयरपोर्ट होते हैं इसको हब एयरपोर्ट कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि सेवरल एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगी थ्रू नॉन स्टॉप फ्लाइट्स है। जैसे मान लीजिए बहुत दूर से जाना था किसी को, तो वो वहाँ डायरेक्ट ना जाके यहाँ से आ जाएगा इस एयरपोर्ट पे, और यहाँ से फिर ऐसी फ़्लाइट ले लेगा जो स्पेशल उसी डेस्टिनेशन के लिए है, जो क्या कहते हैं नॉन स्टॉप होगी, बीच में कहीं नहीं, उसी डेस्टिनेशन के लिए है। ठीक है, तो नॉन स्टॉप फ्लाइट्स को कनेक्ट करेगा। ठीक है, फिर ये कहते हैं हिस्टोरिकली अगर हम लोग देखें तो एयरपोर्ट जो है वो डिज़ाइन होता था रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन पैसेंजर। ठीक है, इन माइंड्स। इसी वजह से क्या होता था, सेपरेट अराइवल और डिपार्चर टर्मिनल होता था। ठीक है, फिर हम लोग ओवर टाइम क्या देखते हैं कि बेटर स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए जो टर्मिनल है, कॉमन टर्मिनल बनाया गया अराइवल और डिपार्चर के लिए। ठीक है, फ्लो सीग्रेटेड ऑन द डिफरेंट फ्लोर और लेवल, जो डिफरेंट फ्लोर पे थे उस पे जो डिपार्चर और वो वाले अलग हो जाते थे। ठीक है, तो ऐसा बनाया गया। पहले होता था टर्मिनल पूरा अलग होता था, अब फ्लोर पे सेग्रीगेट कर देते हैं अराइवल वाले को और डिपार्चर वाले को। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, न्यू सेगमेंट ऑफ पैसेंजर क्रिएट हुआ। कौन सा? जो ट्रांजिट पैसेंजर है, जो आए हैं और जाएंगे भी, दोनों इसी जगह पे अराइवल भी हैं और डिपार्चर भी हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का एक नया सेगमेंट ऑफ पैसेंजर क्रिएट हुआ। अ टिपिकल हब एयरपोर्ट ऑपरेट्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव्स। वेव्स ऑफ इनकमिंग फ्लाइट अराइव्स एंड कनेक्ट विथ अनदर वेव्स ऑफ आउटगोइंग फ्लाइट्स। ठीक है, ये पहले होता था कि कोई फ़्लाइट आई तो उससे जो उतरे अराइवल वाले हो गए, फिर कोई फ़्लाइट जा रही है उससे जो हुआ वो डिपार्चर वाले हो गए। ठीक है, तो डिपार्चर का टर्मिनल अलग, अराइवल वगैरह अलग। लेकिन हब एयरपोर्ट में क्या होगा कि ये इन दोनों को कनेक्ट करेगा, अराइवल वाले को और डिपार्चर वाले को, पैसेंजर को कनेक्ट करेगा। इससे ये उतरेंगे, ट्रांजिट होगा यहाँ पर, फिर ये दूसरी फ्लाइट पकड़ेंगे। ठीक है, ये लिखा है, अ वेव ऑफ इनकमिंग फ्लाइट अराइव्स एंड कनेक्ट विथ अनदर वेव ऑफ आउटगोइंग फ्लाइट। ठीक है, दैट डिपार्ट
एन हावर और 2 आवर्स लेटर, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद वो होगा। हबिंग अलाउज द मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लाइट पेयर्स एंड वाइडर चॉइस ऑफ डेस्टिनेशन एंड फ्रिक्वेंसीज फॉर कनेक्टिंग पैसेंजर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये फ़ायदे हम लोग को मिलते हैं। क्या होता है, पहले तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन होता है पेयर्स का, अलग अलग फ्लाइट जो होते हैं उनके कॉम्बिनेशन, फिर वाइडर चॉइस ऑफ डेस्टिनेशन एंड फ्रीक्वेंसी फॉर कनेक्टिंग पैसेंजर, ठीक है, ठीक है। फिर ये कहते हैं इम्पॉर्टेंटली वाइल एन एस्पायरिंग हब लुक द एट अट्रैक्टिंग फॉरेन एयरलाइंस टू वाइडन द नंबर ऑफ डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। जो फॉरेन एयरलाइंस होती हैं वो भी अट्रैक्ट होती हैं, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनता है। इसके काफ़ी फ़ायदे हैं, ये वही बताना चाह रहे हैं, ठीक है। डेडिकेटेड मोर रिसोर्स, it thrives on airline nestled at the airport which dedicated more resource, aircraft, crew members, manpowers, infrastructure, enablers of growth, ठीक है। इससे ग्रोथ इनेबल होगा। जो एयरलाइंस होती है वो ज़्यादा उस एयरपोर्ट पे क्या करती हैं, अपने मैन पावर्स का यूज़ करती है, ज़्यादा रिसोर्स डेडिकेट करती हैं वहाँ पर, एक तरह से अपना एक तरह से मेन ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ क्रिएट करती है। लंदन बेस्ड ब्रिटिश एयरवेज हो गया, जैसे फ्रैंकफर्ट लुथानसा हो गया, अटलांटा डेल्टा एयरलाइंस होगी, दालास अमेरिकन एयरलाइंस हो गई, ठीक है, सिंगापुर एयरलाइंस हो गई। ये सब जैसे एग्जांपल है हब एयरलाइंस के, हब एयरपोर्ट के, ठीक है। वाई इट इज़ विन विन फॉर ऑल, क्या ज़रूरत है, क्यों बनाना चाहिए इस समय हब एयरपोर्ट, ये इसमें बताते हैं। हब क्रिएट्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल फॉर एयरपोर्ट एंड एयरलाइंस अलाइक, जो दोनों को फ़ायदा होगा, एयरपोर्ट्स को फ़ायदा होगा प्लस एयरलाइंस को भी फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा देखते हैं हम लोग। जो एयरपोर्ट है इनको क्या फ़ायदा मिलेगा, इनको होगा कि इंक्रीज डायरेक्ट कनेक्टिविटी, ठीक है, विथ अदर एयरपोर्ट्स एंड मोर रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी ड्यू टू इंक्रीज पैसेंजर फुटफॉल्स इम्प्रूव। देखो क्या होता है ना, मान लो जो हब एयरपोर्ट नहीं है उसमें तो केवल आने वाले आएंगे और जाने वाले जो हैं वो दो लोग तरह के लोग होंगे एयरपोर्ट पे, ठीक है। अब जो तीसरा सिस्टम क्रिएट होगा हब में, तीसरे टाइप के जो ट्रैवलर हो गए वो कौन हो गए, ट्रांजिट वाले हो गए। तो इनमें हम लोग क्या देखते हैं, एक तो कनेक्टिविटी होती है इससे हब एयरपोर्ट से हर जगह की, उस वजह से। दूसरा जो एक नए तरह के वो हो गए ट्रैवलर्स ट्रांजिट वाले, उस वजह से। इन सब की वजह से जो है जो फुटफॉल होता है पैसेंजर्स का वो काफ़ी बहुत ज़्यादा हो जाता है हब एयरपोर्ट में, ठीक है। तो एक तरह से कनेक्टिविटी समझ लीजिए, एक मेन पॉइंट नहीं होता। जैसे आप लोग मेट्रोज में गए होंगे तो राजीव चौक जो है एक तरह से वो हब एयरपोर्ट, सॉरी नॉट एयरपोर्ट, हब क्या कहेंगे, हब मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। और याद होगा आपको कितनी भीड़ होती है राजीव चौक वाले मेट्रो स्टेशन पे बाकी स्टेशन से। तो इम्प्रूव पैसेंजर थ्रू आउट हैज़ अ नॉक ऑन इफेक्ट एंड वाइडर एयरपोर्ट इकोसिस्टम सच एज एरो नॉन एरो सर्विस प्रोवाइडर एट द एयरपोर्ट इंक्लूडिंग कार्गो, ग्राउंड हैंडलिंग, फ्यूलिंग, रिटेल ड्यूटी, ये सब सर्विस प्रोवाइड होगा जिससे एयरपोर्ट को भी पैसे कमाने का मौका मिलेगा। प्लस और जो है एयरलाइंस को ये सर्विस जो है एक ही जगह मिलेंगी तो उनको भी फ़ायदा होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं और क्या फ़ायदा होगा एयरलाइंस को, ठीक है। ये कहते हैं एयरलाइंस ऑन देयर पार्ट गेट टू सर्व सिटीज़ दैट आर अदरवाइज इकोनॉमिकली अनवाइबल। क्या होता है कि बहुत सी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ के बहुत कम जहाँ पर ट्रैवलर्स कम होते हैं, लेकिन एक तरह से इकोनॉमिकल वायबल नहीं होता वो सिटी पर सर्व करना, ठीक है। तो वो इनके लिए आसान हो जाएगा और ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे इनके पास, ठीक है। फ्रीक्वेंट फ्लायर बिजनेस ट्रैवलर एंड गेट ग्रेटर चॉइस, फ्लेक्सिबिलिटी विथ फ्लाइट डेस्टिनेशन, सर्विस फ्रीक्वेंसी एज वेल एज लोअर एंसिलरी कॉस्ट सच एज अवॉइडिंग द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ द ओवरनाइट स्टे, ठीक है। तो इन सब में फ़ायदा होगा, ठीक है। इसमें कुछ खास समझने वाली बात नहीं है, वही सब है कि जो कॉस्ट है ओवरनाइट स्टे का, एंसिलरी कॉस्ट, बाकी सब में जो ट्रैवलर्स है उनको कम होगा, प्लस उनके पास ज़्यादा ऑप्शन होंगे, ठीक है। फिर ये कहते हैं अब फोर्स मल्टीप्लायर साबित हो सकता है हब एयरपोर्ट। कैसे, फ्रॉम गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो एयरपोर्ट जो है वो एक्ट करता है एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, जॉब्स क्रिएट होती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, टूरिज्म, कल्चर, बेनिफिट्स एंड अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एज वेल, ठीक है। एस्टेब्लिश इट्स क्रिएशन ऑफ वन जॉब इन एविएशन सेक्टर, ठीक है। जो जॉब्स क्रिएशन होगा उसकी बात कर रहे हैं। अप टू 6 जॉब इन दी एलाइड सेक्टर, ये जो है हब एयरपोर्ट बनाने से, सॉरी एयरपोर्ट जो होता है उसका अगर हम लोग देखें तो एक जॉब अगर एविएशन सेक्टर में क्रिएट करता है तो 6 जॉब जो है एलाइड सेक्टर में क्रिएट करता है, ठीक है। सच एज
टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। फिर ये कहते हैं ऑल दिस प्रॉस्पेल द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द सिटी एंड इट्स इनहेबिटेंट, ठीक है। फिर ये कहते हैं लेट अस लुक द कंसिडरेशन ऑफ हब एयरपोर्ट इन इंडिया। देयर आर 3 बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि हब एयरपोर्ट बनाने के। सबसे पहले ये कहते हैं कि जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिमांड है कि नहीं, ठीक है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट बनाने में 3 रिक्वायरमेंट होता है। सबसे पहले क्या, कंज्यूमर डिमांड है कि नहीं, दूसरा गुड जियोग्राफिक लोकेशन है या नहीं, तीसरा नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट हाई वॉल्यूम ट्रैफिक वो है या नहीं। इंडिया के केस में ये कहते हैं कि पहला 2 तो है, डोमेस्टिक डिमांड है, ठीक है, सॉरी कंज्यूमर डिमांड है और गुड जियोग्राफिक लोकेशन है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात है इसमें थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। देखते हैं कि आगे क्या कहते हैं ये इसके बारे में, ठीक है। ये कहते हैं कि जो, सॉरी वो मैंने वहाँ पर वो कर दिया, शायद कुछ पेज रह गया क्या। तो ये कहते हैं कि जो फर्स्ट 2 रिक्वायरमेंट है ये ठीक है, इंडिया के चाहिए वो फुलफिल होती है, लेकिन जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो एड्रेस करने की उसको ज़रूरत है, ठीक है। फिर ये कहते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि फेवरेबल फैक्टर्स और इम्पिडेंट्स और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इंडिया में, हम लोग ये देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कहते हैं कि इंडिया एज द लार्जेस्ट डायस्पोरा जो बाहर काम कर रहा है, 18 मिलियन पीपल जो हैं 6 कॉन्टिनेंट में काम करते हैं एंड रीजन्स में, बेस्ड ऑन यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर का डाटा है ये, ठीक है। रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020, इंडिया यहाँ ये रिपोर्ट जो है यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स पॉपुलेशन डिवीज़न, ठीक है, और रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल माइग्रेशन 220, ये पूरा रिपोर्ट का नाम है, उसका यूएन का इकोनॉमिक अफेयर्स एंड सोशल अफेयर्स का रिपोर्ट है, ठीक है। इंडिया जो है वो लोकेटेड है ऐसे जगह पे, आपको पता होगा इधर यूरोप है, इधर अफ्रीका है और ये पूरा जो है एशिया है। तो एक तरह से ये सारी जो है, एक मिनट, ये एक ट्रांजिट की तरह काम कर सकता है सबके लिए, ठीक है। ट्रांजिट की जो फ्लाइट है इधर से उधर जाने के लिए, इसमें एक मिड पे लोकेटेड है तो एक ट्रांजिट का काम कर सकता है, ठीक है। जो रिपोर्ट क्या कहती है, इंडिया इज़ लोकेटेड ऑन बिजी इंटरनेशनल एयर कॉरिडोर, जो ये कॉरिडोर है ये काफ़ी बिजी है, ठीक है, कनेक्टिंग यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया, ठीक है, विथ एशिया, मेकिंग इन आइडियल फॉर द ट्रांजिट हब। ये आइडियल है, इंडिया जो है आइडियल है ट्रांजिट हब के लिए, क्यों, क्योंकि ये एक तरह से मिडिल ऑफ द कॉरिडोर है। ये जो यूरोप से इस तरफ के एशिया जाना हो, चाइना हो गया या फिर ईस्ट एशिया हो, बाकी कंट्रीज हो गई, तो ये मिडिल में है, ठीक है। फिर अफ्रीका से भी एशिया जाना हो तो बीच में है, ठीक है। और फिर ये कहता है कि इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। और ये कहते हैं एंड 7th लार्जेस्ट बाय द लैंड मास, इंडिया कैन सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ मोर देन 1 हब एयरपोर्ट। इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है लैंड मास के अकॉर्डिंग, तो ये इंडिया जो है सपोर्ट कर सकता है डेवलपमेंट ऑफ 1 और मोर हब एयरपोर्ट, ठीक है। आगे ये क्या कहते हैं कि द सेम अर्बन एरिया एयरपोर्ट डेवलपमेंट इन इंडिया इज़ रेगुलेटेड बिजनेस विथ जो डाउन साइड रिस्क है वो बहुत कम है, क्योंकि बहुत हाईली रेगुलेटेड है, ठीक है। विथ नो कंपीटिंग अथॉरिटी, कोई कंपीटिंग अथॉरिटी नहीं है, लार्जली मोनोपोलिस्टिक है, ठीक है। इंडिया में इसलिए कोई डाउन साइड रिस्क नहीं है इसमें, इसलिए इन्वेस्टमेंट इसमें करना एक बेनिफिशियल होगा, ऐसा ये कहते हैं, ठीक है। रोबस्ट, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, क्या है लिखा है, डाउन एयरपोर्ट टैरिफ डिटर्मिनेशन, जो एयरपोर्ट टैरिफ डिटर्मिनेशन है ये भी काफ़ी हद तक क्या है, फेयर है और किया जाता है बाय एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, और ये काफ़ी रोबस्ट, फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। फिर ये कहते हैं कि अगर हम लोग चैलेंजेस की बात करें, कंसर्न्स की बात करें, तो देयर आर कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। सबसे पहले तो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है मेजर एयरपोर्ट बिकॉज लैक ऑफ लैंडिंग स्लॉट्स, स्पेशली ड्यूरिंग पीक्स आवर, जो पीक आवर होता है उसमें काफ़ी कम लैंडिंग स्लॉट बचता है, तो इसलिए उसकी वजह से काफ़ी चैलेंजेस है इसमें। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 19 एक्ट जो है 1994 का कंस्ट्रेंट द एआई एयरपोर्ट ऑपरेटर फ्रॉम कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटिंग अवेलेबल लैंड फॉर नॉन एरोनॉटिकल्स एक्टिविटीज़, हाई कॉस्ट, लो फेयर ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट एंड इंक्रीज कॉम्पिटिशन हर्ट। ये कहते हैं कि जो एआई एक्ट है 1994 का, ये कंस्ट्रेंट करता है, मना करता है एआईए को
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि जो लैंड है उसको नॉन एरोनॉटिकल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ से उनके बिल्कुल मना करता है। जो ये इसकी वजह से जो हाई कॉस्ट लो फेयर सर्विस है ये एयरलाइंस को देनी पड़ती है, इससे क्या होता है इनके जो बैलेंस शीट है उस पर काफ़ी असर पड़ता है, ठीक है। तो काफ़ी उतना प्रॉफिट में नहीं होती हैं, जिसकी वजह से जो एयरपोर्ट है उसका भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है, अच्छे से। ये प्रॉफिट में होती तो इनसे और पैसा लेके एयरपोर्ट का डेवलपमेंट होता, ठीक है, या फिर ये और खर्चा करती अपने जो एयरपोर्ट है उसमें डेवलपमेंट में, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला है, ठीक है। इंडिया जो है 34 ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो है उसके पास, येट स्मॉलर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आर एदर कम्प्लीटली लेफ्ट आउट और हैव वेरी लिमिटेड स्कोप इन स्टार्टिंग इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन, ठीक है। 34 ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया के पास, पर ऐसा बहुत कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसे हैं जो एदर कम्प्लीटली लेफ्ट आउट और हैव वेरी लिमिटेड स्कोप इन स्टार्टिंग इंटरनेशनल, या तो इन्हें बिल्कुल बंद कर दिया है बहुत से, या तो फिर बहुत कम स्कोप है इनके पास वो करने का, जो क्या कहते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट को ऑपरेट करने का, ठीक है। रैशनलाइजेशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स सच एज ब्रिंकिंग जो टर्बाइन फ्यूल्स है उनको जीएसटी के अंदर विल इनेबल एयरलाइंस टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इमर्ज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर, देयर बाई बेनिफिटिंग एयरपोर्ट, ठीक है। एंड फाइनली जो अपॉर्चुनिटी है देयर इज़ अ नीड टू डेवलप इंटरमोडल कनेक्टिविटी रेल रोड एयर, ये सब तीन का जो कनेक्टिविटी है ये एक तरह से कॉन्सोनेंस हो एक तीसरे से, उसको डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। प्लस लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात करते हैं, क्या हो गया, प्लस लॉजिस्टिक देयर इज नीड टू डेवलप एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर as a part of future airport master plan to fully exploit potential with cargo and freight, ठीक है। aspiring hub airport can partner with tier 2 tier 3 airport in their catchment, airport can broaden their revenue base by developing allied service capability such as cargo handling, aircraft MRO और FBO, इन सबको जो है एम्प्लॉय करके जो एयरपोर्ट में है उन सबको सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, इन सब की कैपेबिलिटीज़ बढ़ानी चाहिए एयरपोर्ट को खुद की इन सब एरियाज़ में, ठीक है, और फिर जिससे रेवेन्यू में फ़ायदा होगा एयरपोर्ट को, ठीक है। तो ये था पूरा एडिटोरियल गाइज। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं गाइज। नेक्स्ट हम लोग का जो एडिटोरियल है वो लिखा गया है अबाउट स्पेक्ट्रम ऑक्शन, जो अभी पता होगा 5G स्पेक्ट्रम को अलॉट करने के लिए कैबिनेट में अप्रूवल दे दिया गया है, ठीक है। तो उसके बारे में ये पूरा एडिटोरियल लिखा है, देखते हैं क्या बोला है इसमें। इस एडिटोरियल को लिखा है रोहित प्रसाद और वी श्रीधर ने, ठीक है। देखते हैं क्या व्यूज़ हैं इनके। ये कहते हैं कि जो रिजर्व प्राइस है इज़ एक्सपेक्टेड टू डोमिनेट द माइंड ऑफ बिडर्स इन द मंथ टू कम। जो गवर्नमेंट ने रिजर्व प्राइस क्या होता है गाइज, वो प्राइस होता है कि मान लीजिए जो ऑक्शन कराती है वो एक प्राइस बोलती है कि हम लोग इस प्राइस पे तैयार हैं बेच अपना जो सामान है उसको सेल करने, जो सेलर होता है वो बोलता है, ठीक है। अगर इससे नीचे वो होता है प्राइस पे डील होती है तो फिर वो सेलर जो है वो साफ मना कर सकता है कि हम नहीं बेचेंगे। तो रिज़र्व प्राइस एक तरह से कह लीजिए शुरुआती प्राइस होता है, ठीक है। इसके नीचे सेलर के पास पावर होती है कि वो मना कर दे कि हम ये डील नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर जो है और वो बिड हो गई तो वो देना पड़ता है, सेलर्स को सेल करना पड़ता है, ठीक है। द यूनियन कैबिनेट जो है डिक्लेयर्ड अ मेगा ऑक्शन of radio spectrum in various band for commercial mobile service based on the recommendation of TRAI, ठीक है। गवर्नमेंट ने प्लानिंग किया है क्या करने का, जो कौन कौन से स्पेक्ट्रम सब गीगाहर्ट बैंड ऑफ 600 700 800 900 मेगाहर्ट्ज एंड देन फिर मिड बैंड्स ऑफ 1800 2100 2300 2500 3300 मेगाहर्ट्ज एंड इज हाई फ्रीक्वेंसी में 26 गीगाहर्ट, ठीक है। इन सब के जो स्पेक्ट्रम्स है वो गवर्नमेंट ने ऑक्शन के लिए क्लियर दे दिया है कैबिनेट ने, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि जो टोटल स्पेक्ट्रम है वो कितना है 72 गीगाहर्ट, और जो 2016 में इससे पहले जब वो हुआ था ऑक्शन तो उस समय कितना था 2.2 गीगाहर्ट। तो आप देख लीजिए केवल 35 टाइम्स ज़्यादा इस समय टोटल अलॉटमेंट है, क्वांटम है स्पेक्ट्रम का, ठीक है। The cumulative reserve price and hence is potential revenue accrual to the government at reserve price। अगर रिजर्व प्राइस पे बात करें, जो रिजर्व प्राइस गवर्नमेंट ने दिया है उस पर ही डील होती है तो इतना 4,31,605 करोड़ गवर्नमेंट को मिलेगा, ठीक है। और
लास्ट ईयर जो था उस वो कितना था, 3,90,000 लास्ट ईयर का फेल हो गया था, आपको पता होगा जो ऑक्शन है, ठीक है। हाउएवर द रियलाइज्ड वैल्यू इन द लास्ट ईयर ऑक्शन वाज जस्ट 20%। जो ये थी रिजर्व वैल्यू जो थी लास्ट ईयर वो इतनी थी, लेकिन केवल 20% ही इसके जो है वो सक्सेसफुल डील हो पाए थे। बाकी जो 700 मेगा हर्ज वाले जो स्पेक्ट्रम थी और 25 मेगा हर्ज वाले स्पेक्ट्रम थे, ये अनसोल्ड रह गए थे, ठीक है। ये नहीं खरीदा था किसी ने और ना ही बिके थे ये, ठीक है। 2021 एक्स जो ऑक्शन है वो कंसिडरेबली फेलियर था। अब इस साल का देखना है हम लोग को कि फेल होगा कि क्या होगा, ठीक है। देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ स्पेक्ट्रम। कौन कौन से फैक्टर्स है देखते हैं हम लोग आगे क्या बताया हमने। ये कहते हैं कि जो रिजर्व प्राइस है सबसे पहले वो पहला फैक्टर है डिसाइड करने के लिए कि जो वो है ऑक्शन है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं, ठीक है। ये कहते हैं कि जो हमारी जो रिसर्च है उससे पता चलता है अगर रिजर्व प्राइस का कोरिलेशन है, ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन है विथ विनिंग बिड प्राइस। जो बिड प्राइस होगा फाइनल सॉल्ट के पास, उससे डायरेक्ट कोरिलेशन है रिजर्व प्राइस का, ठीक है। लेकिन हायर रिजर्व प्राइस से क्या होता है कि जो बिडर्स होते हैं वो ज़्यादा बिडर्स नहीं आते हैं, आल्सो इनहिबिट बिडर्स फ्रॉम बिडिंग फॉर मोर स्पेक्ट्रम ब्लॉक्स, ठीक है। जो ज़्यादा बिडिंग नहीं हो पाती है, ज़्यादा जो क्वांटम है स्पेक्ट्रम्स के वो नहीं बिक पाते, ज़्यादा नंबर में नहीं बिक पाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि रिजल्टिंग इन लोअर अमाउंट ऑफ स्पेक्ट्रम सोल्ड। तो ये कहते हैं कि रिजर्व प्राइस से का कोरिलेशन है, ठीक है। रिजर्व प्राइस ज़्यादा होगा तो बिडिंग प्राइस में भी जो बिक एंड में जो बिकेगा मतलब फाइनल जो डील होगी उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा। लेकिन ये कहते हैं कि लेकिन रिजर्व प्राइस होने से एक खतरा ये होता है कि आप पहले से रिजर्व प्राइस दे दोगे तो जितना उसके पास पैसा होगा इन्वेस्टर के पास, वो मान लो वो उसको जितना स्पेक्ट्रम खरीदना था 10-20 तो ऐसे नहीं कह सकते, मान लीजिए 10-20 खरीदना था, लेकिन ये उतने पैसे में केवल 8 ही खरीद पाएगा, तो बाकी के 2 जो है वो अनसोल्ड रह जाएंगे। तो इसकी वजह से हो सकता है कि गवर्नमेंट का जो फ़ायदा हो रहेगा 2 अनसोल्ड के होने से, वो उसको फ़ायदा ना मिल पाए, हाई रेट की वजह से जो मिलना था वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। इट रिजल्ट इन रिड्यूस्ड रेवेन्यू, ठीक है, रिड्यूस रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट एक्चेगा, ठीक है, एज इट हैपन इन 2021। मैंने बताया आपको अनसोल्ड रह गया था, ठीक है। गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्टेड ट्राई रिकमेंडेशन किस बारे में, रिजर्व प्रोसेस अक्रॉस डिफरेंट बैंड्स विच लेस देन व्हाट वाज स्पेसिफाइड फॉर रिस्पेक्टिव बैंड्स लास्ट ईयर, ठीक है। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है कहाँ गया, द गवर्नमेंट जो है उसने ट्राई की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की है। जो रिजर्व प्राइस है वो लास्ट ईयर के प्राइस से लो रखा है, ठीक है, विच इज़ लेस देन द स्पेसिफाइड फॉर रिस्पेक्टिव बैंड लास्ट ईयर, ठीक है। सम ऑफ द बैंड जो है उसके प्राइस कंपेयर टू अदर कंट्रीज हाई हैं, ठीक है। और जो एवरेज प्राइस है ऑफ द न्यू बैंड सच एज 3.3 गीगाहर्ट्ज़ एंड 26 गीगाहर्ट्ज़ इज $0.02 एंड $0.0004 फॉर 26 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, आर इन लाइन विथ इंटरनेशनल एमएच पर पॉप बेसिस, ठीक है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अलाइन है, ठीक है। ये वाला जो प्राइस है न्यू बैंड जितने हैं 3.3 गीगाहर्ट्ज़ और 26 गीगाहर्ट्ज़ वाले बैंड इसके अलाइन है, ठीक है। फिर क्या होता है, हाउएवर द इवॉल्विंग हेट्रोजेनिटी विद इन ईच ऑफ द 22 LSA लाइसेंस शेयर एक्सेस makes it difficult for the bidder to ascertain the true value of spectrum given the reserve price, hence the uncertainty in the winning bid price। जो क्या होगा ना, इतने सारे जो स्पेक्ट्रम से अलग अलग बैंड के इतने ज़्यादा हेट्रोजेनिटी से क्या होगा कि जो बिडर होगा वो उसको कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है। किसके कैलकुलेशन में, टोटल जो प्राइस होगा, और एक मिनट, टोटल जो उसका असर्टेन द ट्रू वैल्यू जो ऑफ स्पेक्ट्रम है उसको असर्टेन करने में दिक्कत होगी, जिससे क्या होगा, जो अनसर्टेनिटी ऑफ विनिंग बिड प्राइस होगा, विनिंग बिड प्राइस, ठीक है। सेकंड ये कहते हैं जब विलिंगनेस टू पे द टेलकोस डिपेंड ऑन देयर पोजीशन vis-a-vis over the top provider who are providing substitute service such as voice over internet protocol, capturing great mind shares of custom while remaining relatively invisible to the government regulator. However, the erosion of position of telcos vis-a-vis OTT in context of their relationship in the overall digital value network of device
कनेक्टिंग एन ऐप कुड रिजल्ट इन लॉन्ग विलिंगनेस टू प्ले। क्या कहते हैं कि जो विलिंगनेस टू पे है टेलीकॉम कंपनी का, वो डिपेंडेंट करता है, रिलेट करता है ओवर द टॉप प्रोवाइडर हु आर प्रोवाइडिंग सब्सटीट्यूट सर्विस सच एज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, हम लोग देखते हैं ना गाइस कि बिना, पहले होता था कि पहले ये सिस्टम नहीं था कि आप नेट के थ्रू किसी को कॉल कर सकते हैं। तो ये वाला जो सिस्टम है इसको कहते हैं हम लोग वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इससे ही रिलेटेड है ये। तो ये देने से क्या होता है, इससे वो अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर, और जिनके पास, जिससे क्या होता है उनका प्रॉफिट बढ़ता है, इसलिए वो ज़्यादा प्राइस जो है वो पे करने के लिए भी, जो कंपनीज होती हैं वो ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए भी विलिंग रहेंगी। ठीक है, और जो ये वाली जो सर्विस है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड कैप्चरिंग ग्रेटर माइंड शेयर ऑफ कस्टमर वाइल रिलेटिवली इनविजिबल टू गवर्नमेंट, इसके ऊपर से जो रेगुलेटर्स हैं वो एक तरह से उतना फोकस नहीं रहते इसको रेगुलेट करने में, VoIP जो हो गया, इसलिए उसकी वजह से क्या होता है इनको कॉस्ट नहीं पड़ता, और इसकी वजह से अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। ठीक है, जिस एक तरह से, और जिसकी वजह से बाकी इनका रेवेन्यू बढ़ता है। तो ये इन सब से इसकी रेवेन्यू बढ़ती है, जो कि गवर्नमेंट रेगुलेटर जो है वो इनविजिबल रहते हैं जिससे ये। ठीक है, हाउएवर द इरोजन ऑफ पोजीशन ऑफ टेलकोज विज़ OTT इन द कंटेक्स्ट ऑफ देयर रिलेशनशिप इन ओवरऑल डिजिटल वैल्यू नेटवर्क ऑफ डिवाइस कनेक्टिविटी एंड एप्स कुड रिजल्ट इन, जो अगर ये रिलेशन ख़त्म कर दे, कहने का मतलब है कि जो OTTs हो गए और VoIPs हो गए, अगर ये सर्विस पे अगर हम लोग जो गवर्नमेंट रेगुलेटर्स हैं वो रेगुलेट करने लगे या कुछ चार्ज लगा दें, तो क्या होगा कि ये वाला जो फैक्टर है कस्टमर को अट्रैक्ट करने में वो भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कंपनीज हैं ये ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से इनका टोटल प्रॉफिट में कम होगा और ये लेस विलिंग होगी पे करने में हाई प्राइस ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, फिर ये कहते हैं तो 5G कैपेबल नेटवर्क प्रोवाइड मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन, जिसके लिए क्या किया है, लेटेंसी क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ मान लीजिए यहाँ से आपने इनपुट दिया और यहाँ पर ये आउटपुट ले रहे हैं उसका। ठीक है, यहाँ इनपुट दिया, यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं, तो जो टाइम पीरियड का लैग होता है उसको हम लोग लेटेंसी कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ है, गवर्नमेंट, आपको पता होगा कि कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क की बात की गई है, CNPN की, जो 5G स्पेक्ट्रम है उसमें। उसमें क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने उसके लिए एक प्राइवेट नॉन पब्लिक जो है इंटरनेट सर्विस, जो इंटरनेट सुविधा अपने लिए बना सकते हैं, जिसका इस्तेमाल वो खुद से करेंगे। ठीक है, खुद ही के लिए करेंगे केवल। ठीक है, तो उसके लिए कह रहे हैं जो रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन दैट आर हाईली एडोप्टेड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हेल्थ केयर यूटिलिटीज़, इनमें लो लेटेंसी नहीं चाहिए होता है। सबसे कम हेल्थ केयर में जो है इसको इनमें जो है हाई लेटेंसी नहीं चाहिए होता है, हम लोग को तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। ठीक है, उससे फ़ायदा हो सकता है, तुरंत जो लेटेंसी है उसको कम करने से फ़ायदा हो सकता है। दिस रिक्वायरमेंट कैन बी फुलफिल्ड बाय द लाइसेंस टेलीकोज बाय प्रोवाइडिंग कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क। ठीक है, तो ये वाली जो रिक्वायरमेंट है कि लो लेटेंसी होनी चाहिए, ये प्रूव जो है ये क्या होगा, इसको ये सॉल्व हो जाएगी CNPN से। ठीक है, और लीजिंग शेयरिंग अलॉटेड स्पेक्ट्रम जो गवर्नमेंट ने वो निकाला है, ट्राई ने कहा है, देखिए यहाँ लिखा है कि जो फर्म्स है वो डायरेक्टली लीज कर सकते हैं स्पेक्ट्रम फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बिल्डिंग देयर ओन CNPN, खुद के नेटवर्क बना सकती है फर्म, जिसका जो नेटवर्क है, जितना इंटरनेट इससे निकले आएगा यूज़ होगा वो खुद के लिए केवल यूज़ का हो। ठीक है, विच इज़ प्रोवाइडिंग टू थॉन फॉर द टेलीकोज, देयर इज टेलीकोज शुड लीड फ्रॉम द फॉर्जिंग अलायंस, इस चीज़ में इनको टेलीकोज को आगे आना चाहिए, और जो मैनेज सर्विस प्रोवाइडर है उनके साथ अलायंस बना के जो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, विच इन टर्न विल रिजल्ट इन डिमांड फॉर 3.3 एंड 26 गीगाहर्ट्ज़ बैंड इन दी ऑक्शन। ठीक है, ये वाला जो CNPN वाला जो ऑफरिंग है गवर्नमेंट की तरफ से, ये 3.3 और 26 गीगाहर्ट्ज़, जिसमें बहुत ज़्यादा नेट होगा। आपको पता होगा वेव्स जो होती है, एक तो लो वेव्स होती हैं ये ऐसी वाली, और एक बहुत ऐसी वाली होती हैं। ठीक है, हाई वेव्स लो वेव्स कहते हैं। तो हाई वेव से जो है इंटरनेट की सुविधा हम लोग को अच्छी मिलती है। ठीक है, पर जो कहते हैं ना MBPS GBPS वो अच्छा आता है इससे, लेकिन लो वेव से वो कम होता है, लेकिन जो रेंज है ये काफ़ी दूर तक ट्रेवल कर सकती है लो वेव्स वाली। और क्या कहेंगे कि
हिंड्रेंस होता है वो इसमें कम होता है। क्यों? क्योंकि ये हाई वेव्स है, मान लीजिए हाई वेव्स है, आप मान लीजिए चार लोग एक तरह से कोई कनेक्टेड है किसी से, तो ये हाई वेव से कनेक्टेड है, ये एक लोग यहाँ कनेक्टेड है और दो लोग ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हाई वेव्स होंगी तो जिनके ज़्यादा चांस होता है कि ये ओवरलैप कर जाए, ऐसे हो जाए, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभार आप देखते हैं ना कि आप फ़ोन मिलाते हैं किसी और को, उठाता वहाँ से कोई और है और सब कुछ उसका ना होता है लेकिन बोलता कोई और है, तो ये वही होता है, ठीक है। इसी वजह से होता है। तो ये हाई वेव से लेकिन ये फ़ायदा होता है, नेट हम लोग को अच्छा मिलता है। तो ये जो 3.3 और 26 गीगाहर्ट्ज़ का जो है, इसकी वजह से हाई इंटरनेट मिलेगा। जो हाई इंटरनेट का यूज़ हम लोग ज़्यादातर इस चीज़ में कर सकते हैं, जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं हेल्थ केयर, यूटिलिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग में, उनको यूज़ होगा। और वो उनको इसका यूज़ करने के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है CNPN की, ठीक है, जिसका फ़ायदा वो उठा सकते हैं। व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? ये फाइनल कहते हैं कि जो हमारी रिसर्च है स्पेक्ट्रम ऑक्शन में हेल्ड अक्रॉस कंट्रीज, वी फाउंड दैट द रिजर्व पॉलिसीज एंड द नंबर ऑफ बिडर्स ऑफ द ऑक्शन हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द ऑक्शन। एक तो रिजर्व प्राइस अच्छा होने से, और रिजर्व प्राइस हो गया, और दूसरा नंबर ऑफ बिडर होने से जो है इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ज़्यादा नंबर ऑफ बिडर होंगे तो कंपटीशन हाई होगा, तो अच्छे रेट पे गवर्नमेंट जो है स्पेक्ट्रम बेच सकती है, ठीक है। तो इससे फ़ायदा होता है, ठीक है। बोथ दिस फैक्टर हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम द पास्ट ऑक्शन। जो पास्ट ऑक्शन देखे गए इंडिया में, उसके कंपेरिजन में ये दोनों फैक्टर रिड्यूस हुए। इनफैक्ट जो नंबर ऑफ बिडर है 2016 में वॉज 7 और इस साल जो है 3 हो गए, तो हाफ से भी कम हो गए। हैंस वी एक्सपेक्ट द विनिंग बिड प्राइस टू डिक्रीज, ठीक है। विनिंग बिड प्राइस जो है उसका अंदाज़ा लगा सकता है कि कम होगा अकॉर्डिंगली। हाउएवर आवर एनालिसिस शो दैट द टोटल क्वांटम ऑफ स्पेक्ट्रम बढ़ा है। जो स्पेक्ट्रम पहले जितना था 2.2 मैंने बताया था आपको गीगाहर्ट्ज़, और इस समय 72 गीगाहर्ट्ज़, तो स्पेक्ट्रम बढ़ा है, तो हो सकता है ज़्यादा बिक के वो वाला ज़्यादा वो बिक जाए, इस वो उससे उससे जो न्यूट्रलिटी है वो मैनेज हो सके, ठीक है। अरे फ़ायदा कैसे हो सकता है? एक तो जो है आप कम सामान बेचो लेकिन हाई रेट पे बेचो, एक होता है कम रेट पे बेचो, ज़्यादा सामान बेच दो, तो दोनों से जो प्रॉफिट है वो बराबर हो सकता है ना। वही ये कह रहे हैं कि हो सकता है ज़्यादा बेचने से फ़ायदा हो जाए, ठीक है। However, our analysis show that the total quantum of spectrum put on the auction has a negative effect, ठीक है, ऑन विनिंग बिड प्राइस। जो टोटल क्वांटम ऑन स्पेक्ट्रम जो पुट किया जाता है उससे का नेगेटिव इफेक्ट होता है, ऐसा जो एनालिसिस इनकी शो करती है, ठीक है। फिर ये कहते हैं सिंस द क्वांटम ऑफ स्पेक्ट्रम इन द ऑक्शन इज अबाउट टू 35 टाइम्स ज़्यादा है, 2.2 से 72 गीगाहर्ट हो गया सीधे, तो इंक्लूडिंग द न्यू बैंड्स ऑफ 600 मेगावाट, 303 गीगाहर्ट और 26 गीगाहर्ट, वी एक्सपेक्ट दैट इट विल हैव सब्सटेंशियल नेगेटिव इफेक्ट ऑन स्पेक्ट्रम, ठीक है, प्राइस। ऑन द अदर हैंड, abolition of annual spectrum uses charges for all spectrum procured in this auction and deferred payment, क्या लिखा है, पेमेंट ऑप्शन, डेफर्ड पेमेंट ऑप्शन जो है ये भी अट्रैक्ट करेगा और जो बिडर होंगे उनको, और जो ये, ठीक है, डेफर्ड पेमेंट्स ऑप्शन ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। फिर ये कहा है कि जो अबॉलिशन ऑफ एनुअल स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज फॉर ऑल स्पेक्ट्रम प्रोक्योर्ड, ये भी लोगों को वो करेगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा बिडर्स को। अब क्या अट्रैक्ट करेगा? अबॉलिशन ऑफ एनुअल स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस, ठीक है। फिर कहते हैं इन लास्ट ईयर के ऑक्शन की अगर हम लोग बात करें, आउट ऑफ टोटल 141 ऑफरिंग 108 सॉल्व हुए थे, बाकी के 108 सॉल्व हुए थे रिजर्व प्राइस में, ठीक है। इस साल वी डिड नॉट एक्सपेक्ट मच डेविएशन ऑन दिस ईयर एदर, सो वंस अगेन द रिजर्व प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू डोमिनेट द माइंड ऑफ द बिडर्स। ये कहते हैं जो रिजर्व प्राइस है ये ज़्यादातर चांसेस है इसी पे बिके और इससे हाई बोली ना लगे।